हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे पहले वर्गीकरण, हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी ही क्यों, क्या जरूरत थी इतना बड़ा सब करने का, ठीक है। तो जीव जगत के समुचित अध्ययन के लिए इसका वर्गीकरण किया गया, पहली बात, ठीक है। जीवों के वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आप बोल सकते हैं अरस्तु। अरस्तु ही हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है, अरस्तु, ठीक है। अरस्तु ने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाख में वर्गीकृत किया। मतलब इन्हीं ने जो पौधप के जो पादप यानी पौधों के बारे में, वृक्ष, झाड़ी, शाख, इसके बारे में बताया, ठीक है। प्राणियों को अरस्तु ने लाल रक्त की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद है द्विजगत पद्धति। यह वर्गीकरण की एक पद्धति है जिसमें जिसमें संसार के सभी जीवों को एलिमिनिया या प्लांटी दो जगत में विभाजित किया है। यह प्रणाली अरस्तु ने प्रचलित की, परंतु अभिलेख के रूप में कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक में स्टिमा नेचर में उल्लेखित किया, ठीक है। लीनियस वर्गीकरण की कमी। लीनियस वर्गीकरण की कमी क्या थी? लीनियस वर्गीकरण नियम के आधार पर प्रोटोक्रॉस्ट, जिसे असीम केंद्री व यूकेरियोटस, ठीक है, यह समीम केंद्री एक कोशिकीय है, ठीक है, जिसमें एक कोशिका हो, एवं बहुकोशिकीय जिसमें बहुत सारी कोशिकाओं तथा प्रकाश संश्लेषी हरीश शैवाल व अप्रकाश संश्लेषी कवच के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। मतलब इनके बीच में अंतर क्या कहते, इसमें इनके बीच में अंतर लाना संभव नहीं था। जीव जंतु तथा एवं पादपों को उनकी कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास जनन की विधि के आधार पर वर्गीकृत करना आवश्यक हो रहा था। अतः इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए 5 जगत वर्गीकरण किए गए। ये जो पॉइंट छूटे हैं ये आपको आगे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आगे मैंने इनकी डेफिनेशन दे रखी है। 5 जगत वर्गीकरण क्या है? इसे RH रीटेकर द्वारा किया गया। इसे पादप व जंतुओं को उनकी कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण प्रक्रिया व प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध के आधार पर वर्गीकृत किया, ठीक है। इसे मनीष प्रतिष्ठ, जाई प्लाटी एवं एडी गालिया ने वर्गीकृत किया। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, मांस, पैजाई फर्म, जिनोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादप में सम्मिलित किया। इस जगत में जीवों की कोशिकाओं में कोशिका मितिक उपस्थित रहना एक समानता थी, जब उसमें अन्य लक्षण एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। 5 जगत को वर्गीकृत इस प्रकार किया। जैसे पहला है आपका मोनेरा जगत। मोनेरा जगत क्या होता है? मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया। इस जगत में जीव सूक्ष्मतम तथा सरलतम होते हैं। सूक्ष्मतम यानी छोटे और सरलतम यानी आसान। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस जगत के जीव प्राचीनतम है। मतलब इस जगत में जो भी जीव है, ठीक है, इस जगत में जो भी जीव थे वो कैसे बहुत प्राचीनतम थे, यानी बहुत पुराने थे, ठीक है। मोनेरा जगत के जीव उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवन की थोड़ी भी संभावना मौजूद है, ठीक है। जैसे मिट्टी, जल, वायु, गर्म गर्म जल के झरने। गर्म जल के झरने सुने आप लोगों ने? 80 सेल्सियस तक पे, ठीक है। हिमखंडों की तली, रेगिस्तान आदि में, ठीक है, गर्म जल के झरने होते हैं। ये बेटा इस टाइप के होते हैं। कोकाई, ठीक है, ये आपका बेसिलाई, बीजाणु, इसमें इस प्रकार के होते हैं। मेन इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्पाइरिला, ठीक है, ये इसके कछाव होते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका विक्रियो। सर्पिल्लाकार के होते हैं ये। उसके बाद
दूसरा आता है हमारा आद बैक्टीरिया। ये जीवाणु ऐसे वातावरण में रह सकते हैं जहां अन्य जाति नहीं पनप सकते, जैसे गर्म झरने, अत्यधिक लवणीय जल आदि। इनमें आकल्पी अनोस्कीय श्वसन होता है तथा मीथेन उत्पन्न करते हैं। ये पशुओं की आंत में भी पाए जाते हैं, पशुओं की आंत में, ठीक है, पशुओं की आंत में भी पाए जाते हैं ऐसे जीवाणु। ठीक है, जहां अन्य जातियां नहीं पनप पाती वहां ये पनप जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही अलग जाति होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यू बैक्टीरिया। इन्हें वास्तविक जीवाणु भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है वास्तविक जीवाणु क्या है। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया वास्तविक जीवाणु बातें की है। ठीक है, इन्हें वास्तविक जीवाणु कहते हैं। इनमें कठोर कोशिका भित्ति व कक्षमाप पाए जाते हैं। अलग अलग यू बैक्टीरिया व्यास में 0.5 से 5 माइक्रोन है, मतलब ये इनका साइज। यू बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार की आकृति और व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे ये होता है। इनकी जो ये बॉडी होती है, जो ऊपर का मांस होता है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, यानी ठीक है, मतलब सुई तक आप मारोगे तो सुई भी टूट जाएगी, इतना इतना कठोर होता है। उसके बाद आ जाइए प्रोटिस्टा जगत। देखिए इसमें जो चीज़ मैं अपनी वीडियो में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो समझाने वाली होती है, जो आगे आपकी लाइफ में काम दे। मान लीजिए आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जेई नीट किसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका काम दे, मैं सिर्फ वही चीज़ समझाता हूँ। फालतू में वीडियो लंबी करके कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत में जल पर में रहने वाले एक कोशिकीय सुकेंद्रीय सूक्ष्म जीव आते हैं। ये तरह तरह के जीवन वर्गों को प्रदर्शित करते हैं। प्रोटिस्टा में विद पोषी, स्माइल, मोल्स तथा प्रोटोजोआ होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषी एक ही कोशिका शैवाल होते हैं। मतलब आपने मछली देखी होगी, वो हमारे किस में आते हैं, प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं, यानी एक कोशिका वाले होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो प्रोटोस्टा जगत है उसे हमने 5 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, पहला क्राइसोफाइट, डायनोफाइट, यूक्लिनाइड, अपंक कवक और प्रोटोजोआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्राइसोफाइट। ये जीव स्वच्छ व लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। मतलब साफ जल में पाए जाते हैं, लवणीय पर्यावरण यानी जहाँ पे लवणीय पर्यावरण यानी खारी जगह, खारा जहाँ जल होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। खारे वातावरण में भी ये पाए जाते हैं। इस समूह में डाइटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। ठीक है, शैवाल के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, डाइटम में दोहरी सिलिकमाए भित्ति पाई जाती है जिससे कि ये नष्ट नहीं होते, तथा मृत डाइटम बड़ी संख्या में भित्ति अवशोष छोड़ते हैं, जो डाइटम मृदा में बदल जाती है। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने तथा तेलों व सिरप के निस्पंदन में उपयोग किया जाता है। निस्पंदन समझते हैं, सिरप के निस्पंदन यानी तेलों की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो आप सिरप पीते हैं वो इन्हीं शैवालों से मिलता है। उसके बाद है डायनोफेलीजेट। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, इसमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के सतह पर बहुत सेल्यूलोस की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डायनोफोर में 2 कछाव होते हैं। इनमें एक लंबा तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खाच में उपस्थित होता है, जैसे गोनियोलैक्स। आप लोग के पास बुक होगी तो आप गोनियोलैक्स का चित्र देख लीजिएगा। ठीक है, उस तरह के जीवधारी, गोनियोलैक्स की तरह जीवधारी हमारे डायनोसॉर में आते हैं। यूक्लिनाइड, इसमें अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी, मतलब स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ठीक है, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं, इसमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है, तो जो इसकी संरचना को लचीला बनाती है। इसमें 2 कछाव होते हैं, इसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। आप लोगों ने जुगनू देखे होंगे। ठीक है, तो आप लोग कहते हैं अरे जुगनू के ऊपर लाइट जली, जुगनू के ऊपर लाइट नहीं जल रही, वो पेलिकल होता है। ठीक है, एक पदार्थ होता है। उसके बाद आ जाइए अपंक कवक। अपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा यानी मरा हुआ। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का
प्रक्षण होता है। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं जो कई कई फीट तक लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थिति में यह बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। अब आ जाइए प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परतोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधित हैं। प्रोटोजोआ के चार प्रमुख समूह में बांटा गया है। इसके आप प्रोटोजोआ के समूह देख लीजिए। ऐसा ये चैप्टर आप लोगों का हाई स्कूल में अनुवंशिका के नाम से था। ठीक है, अनुवंशिक करके हाई स्कूल में चैप्टर था, लेकिन अनपॉन्चुलरिटी वो हट गया था। इस वजह से ये चैप्टर जब 11th में आया है तो आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा। फिर भी कोशिश पूरी कर रहा हूँ समझाने की। ठीक है, अमीबीय प्रोटोजोआ। ठीक है, ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मादा यानी गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। ये अपने कूट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकार की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इसमें से कुछ ऐसे एंड अमीबा परजीवी होते हैं। आप लोगों ने अमीबा का चित्र तो देखा होगा ना। कशामी प्रोटोजोआ। इस समूह में सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कछाप पाया जाता है। परजीवी कछाप प्रोटोजोआ बीमारी के कारण, जिससे निर्दालु व्यक्ति बीमारी होती है। उदाहरण के लिए ट्रिपोसोमा निर्दालु बीमारी होती है। निर्दालु यानी नींद वाली बीमारी होती है। नेक्स्ट पेज पे उसके बाद आ जाइए पश्चिमाभी प्रोटोजोआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पश्चाप पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा यानी ग्रसिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पछावों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण पैरामीशियमा। बुक में चित्र है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, स्पोराजोआ। इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इनमें सबसे कुगिया प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी प्रजाति यानी मच्छर, जिस कारण मनुष्य की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए डेंगू के केस बढ़ जाते हैं तो कितने इंसानों की जान जाती है, तो मतलब हम लोगों की जनसंख्या पे खतरा ही तो आता है। उसके बाद आ जाइए कवक जगत। कवक जगत के अंतर्गत एक सब और केंद्रीय जीव आते हैं जो अवशोषण द्वारा गैर प्रकाश संश्लेषण पोषण करते हैं। साथ ही उत्तक विभेदन का अभाव होता है, यानी जो धूप से हटके छांव में करते हैं अपना भोजन। ठीक है, कवक में विषमोशी पोषण होता है, क्योंकि इनमें पूर्ण हरिम का अभाव होता है, यानी हरे नहीं होते हैं। यह परजीवी, सहजीवी अथवा मृतपोषी भी होते हैं। सूखा हुआ पत्ता क्या होता है? मृतपोषी तो होता है। यह अवशोषण के माध्यम से पोषण करते हैं। भोजन का पाचन शरीर के बाहर अथवा पोषण तत्व सीधे अवशोषित किए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति रेशेदार पदार्थ काइटिन की बनी होती है। यह नाइट्रोजन युक्त पॉलीसैकेराइड है जिसकी संरचना सेल्यूलोज के समान होती है। कवक में संचित कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन होता है, ना ही मंड स्टार्च होता है, मंड स्टार्च। ठीक है, ना ही बीजाणु के द्वारा प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब आप लोग जानते होंगे। अधिकांश फजाई पोषित होती हैं। ये मृत बाइट्रिस को में घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित कर लेते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो फजाई सीधे संजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइक्रेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवल मूक बनाकर रह सकते हैं। ऐसी फजाई सहजीवी कहलाती हैं। देखिए ये इस लाइन में मैंने 3-4 डेफिनेशन दी हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपके लिए डेफिनेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद
फजाई में जनन, देखिए दूसरा पॉइंट है ये हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है ये। फजाई में जनन कायनिक खंडन विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनोडिया कहते हैं, ठीक है, ये देखिए परिभाषा निकल के आई, ठीक है, अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निष्कर्ण यानी स्पोरा एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें फलकाय कहते हैं, जिन्हें फलकाय कहते हैं। देखिए फलकाय की डेफिनेशन भी हो गई। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलकाय करने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने पर का आधार बनते हैं, जैसे फाइकोमाइसीटीज, ठीक है भाई। में क्या है ये? जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम अथवा सीलन भरे स्थान अथवा पौधों पर अकल्पनीय परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपट्टीय तथा बहुकेंद्रीय होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा जल अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। आप लोगों ने जैसे गली सड़ी लकड़ी, ठीक है, नम अथवा सीलन भरे स्थान, आप लोगों ने तलैया देखी होगी, वो किस में आता है? वो इसी में आता है, ठीक है, वो इसी में आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए एस्कोमाइसिटी, इसे समानता थैली फजाई भी कहते हैं। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिक जैसे ईस्ट के अलावा बहुकोशिक जैसे पेनिसिलिकाए होती है। ये मध्यजीवी अपघटत परिजीवी अथवा शमलरागी पशु विष्ठा पर उगने वाली होते हैं। कवक जल शाकित तथा पट्टीय होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनोडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिमिडर कहते हैं पर बहिजात रूप में उत्पन्न होते हैं। कोनोडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एक्सेस बीजाणु कहते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए, देखिए डेफिनेशन बड़ी हैं और जिसे बड़ी डेफिनेशन याद करने में प्रॉब्लम हो वो मुझे बोल दीजिएगा, मैं पीडीएफ में छोटी डेफिनेशन भेज दूंगा उसके लिए, ठीक है। अब क्या करूं बेटा, समझा कहते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है स्कूल में, ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन होगी तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, ब्रेकफ्राई अथवा पप बॉल हैं। ये मिट्टी के लट्ठे तथा वृक्ष के टुट्टों तथा संजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे किट्टे तथा कंड स्मट कवक जाल शाकिक तथा पट्टीय होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते हैं, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत समान है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज़ोगैसी विभिन्न स्टोनों वाली दो कायिक कोशिका अथवा जीव प्ररूप के संलयन से होती है। मशरूम आप लोगों ने खाए होंगे। उसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसे प्राय अपूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायनिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फजाई को अलैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तब उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया गया हो और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में बाद में जब उनके अनुबंधों यानी कड़ी पर पता लग गया और फजाई की उचित पहचान हो गई। पादप जगत, ठीक है, पादप जगत के बारे में देख लीजिए। ये यूकेरियोटास होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। कुछ पादप कीटभक्षी अथवा तथा परजीवी आर्थिक रूप से विषमपोषी होते हैं। कीटभक्षी पौधे ब्लेडरबर्ड, पीनस, क्लाइट्राई, परजीवी अमरबेल, ठीक है, ये
एग्जाम्पल है इसका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांटी जगत में शैवाल, बायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादपों में जनन। पादप जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट प्रवस्था में द्विगुणित बीजाणु उदित तथा अनुगुणित युग्मविद होती है। दोनों में पीढ़ी रूपांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादपों में पादप वर्गों में अगुणित क्या द्विगुणित प्रवस्थाओं की लंबाई और ये प्रवस्थाओं मुक्तजीवी तथा दूसरे पर निर्भर करती है के अनुसार भिन्न होता है। युग्मज 2n के मेसोसिस विभाजन द्वारा अंगुणित n बीजाणु बनते हैं। युग्मन से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रम को सतंती रूपांतरण कहते हैं। मतलब इस पूरे प्रक्रम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रक्रम क्या कहेंगे हम लोग, इस पूरे प्रक्रम को कहेंगे सतंती रूपांतरण। ठीक है। उसके बाद आ जाइए जंतु जगत। जीव विषमपोषी यूकेरियोटिक जो बहुकोशिक होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये भोजन के लिए परोक्ष व अप्रोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। ये अपने भोजन एक आंतरिक गुहिका से पचाते हैं। भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इनमें प्राणी सम पोषण होता है। इनमें वृद्धि का एक निश्चित पैटर्न होता है और ये पूर्ण वयस्क जीव बन पाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। यह चलन करने की क्षमता में होते, मतलब चलते हैं। लैंगिक जन्म में नर व मादा के संगम से बाद में भ्रूण का विकास होता है। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग ऊँट को देखते हैं तो ऊँट का जो कुबड़ होता है, तो बचपन में हम लोग ये सोचते थे ऊँट जितना सारा खाना खाता है वो सब लगता है ओवर खाना अपने कुबड़ में रखता था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उसका कुबड़ होता है उसमें प्रोटीन होता है, यानी बसा होता है। जब उसे खाना नहीं मिलता है या पानी नहीं मिलता है तो वही बसा उसे ना तो प्यास लगने देता है ना ही भूख लगने देता है। ठीक है। आपका यहीं तक था ये चैप्टर, आपका सिर्फ यहीं तक ये चैप्टर था। देखिए इस चैप्टर में ज़्यादातर जंतु जगत से पूछा जा सकता है क्वेश्चन की जंतु जगत क्या है या पादप जगत क्या है, ठीक है, या कवक जगत क्या है, ठीक है। और इसमें अभी मैंने आपको बताया था जो अंतर थे पहले, जैसे ये 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। मोनेरा जगत, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसकी तैयारी करके रखिए। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। बस आप लोग पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।